नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल 2023 की परीक्षा के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स के प्रश्नों के जो प्रैक्टिस सेट की हम सीरीज चला रहे हैं, उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को कवर करने वाले हैं। अभी तक हमने 7 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर दिया है। अभी तक आपने पिछले प्रैक्टिस सेट के वीडियोस को नहीं देखा है, जो कि पूरी तरह से करंट अफेयर्स पर आधारित हैं, तो उनको आप प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को उन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सॉल्व करवाया गया है। सारे के सारे प्रश्न आपके एमटीएस और सीएचएसएल की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में इंटरपोल की 90वीं वार्षिक बैठक कहां पर आयोजित की गई। यहां पर इंटरपोल की बात हो रही है। तो 2022 में इसकी 90वीं बैठक हुई थी। कहां पर? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इंटरपोल की 2022 में जो 90वीं बैठक थी, यह नई दिल्ली में आयोजित की गई। अब बात यहाँ पे इंटरपोल की है, तो आइए इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना 1923 में आप याद रखिएगा। 1923 में इंटरपोल की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो जनरल अहमद नासिर अल रईसी, ये इंटरपोल के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ये किस देश के हैं? तो ये यूएई के हैं। तो इनका देश भी आप याद रखिएगा, ये जो है यूएई के रहने वाले हैं और ये वर्तमान में इंटरपोल के अध्यक्ष हैं। इंटरपोल का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा फ्रांस के लियोन शहर में। कहाँ पर? तो फ्रांस के लियोन शहर में आपको इंटरपोल का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट आपको याद रखने हैं इंटरपोल से रिलेटेड। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल ने हाल ही में किस राज्य के साथ एक साझेदारी की है? तो डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल ने किसके साथ एक साझेदारी की है? तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? असम के साथ। तो डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल ने असम के साथ एक साझेदारी की है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। गूगल के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई जो है वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं। तो इनका नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे इनका नाम पूछा जा सकता है, तो आप इनके बारे में याद रखिएगा। गूगल के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना अवार्ड्स 2022 में किस राज्य ने पहला पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना अवार्ड्स की बात हो रही है। यहाँ पे 2022 में जो अवार्ड्स दिए गए हैं, तो इसमें पहला पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश की सरकार को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना अवार्ड्स 2022 में पहला पुरस्कार मिला है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि इस योजना को किस वर्ष में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की जो शुरुआत है किस वर्ष में करी गई थी, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक उत्सव जिसका नाम सारंग है, इसका आयोजन कहां पर किया गया? सारंग का जो आयोजन था यह किस देश में किया गया, आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारतीय सांस्कृतिक उत्सव सारंग का जो आयोजन था दक्षिण कोरिया में किया गया। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो सियोल। याद रखिएगा आप, सियोल जो है दक्षिण कोरिया की राजधानी है। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो दक्षिण कोरियाई वॉन। क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरियाई वॉन जो है यहाँ की ऑफिशियल मुद्रा है, ऑफिशियल करेंसी है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? तो दक्षिण कोरिया की बात कर रहे हैं।
बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया? तो आप याद रखिएगा, जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम हाल ही में संपन्न हुआ है, तो इसकी जो मेजबानी है किसको सौंपी गई थी? तो मध्य प्रदेश में जो है इसका आयोजन किया गया, यानी कि मध्य प्रदेश को 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी सौंपी गई थी। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। आइए जो पिछले खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। अभी तक जितने भी हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं उनको देख लेते हैं, उनकी लोकेशन और उनके विनर्स के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो पहला संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और विजेता टीम थी हरियाणा, यानी कि पहला संस्करण हरियाणा ने जीता था। इसके बाद 2019 में इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया जाता है महाराष्ट्र के पुणे में, और इसको कौन जीतता है? तो महाराष्ट्र जीतता है। इसके बाद 2020 में इसका तीसरा संस्करण होता है असम के गुवाहाटी में, और महाराष्ट्र अगेन इसको जीतता है। इसके बाद 2021 में यह होने वाला था हरियाणा के पंचकुला में। तो यह आयोजन तो पंचकुला में किया गया, लेकिन एक वर्ष बाद किया गया, यानी कि कोविड के चलते इसका आयोजन जो है लेट हुआ। तो 2021 वाला जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, इसका आयोजन 2022 में किया गया हरियाणा के पंचकुला में, और इसको जीता हरियाणा ने। इसके बाद 2022 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, यह जनवरी से लेके फरवरी के मध्य आयोजित किया गया है 2023 में, और इसको जीता महाराष्ट्र ने, और इसका जो आयोजन था मध्य प्रदेश में किया गया। तो ये पांचों आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे। इनका आयोजन कहाँ पर किया गया, उनको किसने जीता, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इनको आप याद कर लीजिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। UNHRC की यहाँ पर बात हो रही है। UNHRC का मतलब क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की यहाँ पे बात हो रही है। तो UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम आप याद रखिएगा, अश्वनी केपी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बनी है अश्वनी केपी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ डिटेल भी मेंशन है जिसको आप देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने नस्लवाद और संबंधित असहिष्णुता पर एक स्वतंत्र विशेषज्ञ के रूप में पहले एशियाई और पहले भारतीय को नियुक्त किया है। इनका नाम है डॉक्टर अश्वनी केपी, और ये 6 साल की अवधि के लिए UNHRC के विशेष दूत का पदभार संभालेंगी। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, अश्वनी केपी जो है पहली एशियाई होने के साथ साथ इस पद के लिए नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बनी है। तो इनका नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। अब बात यहाँ पे UNHRC की है। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना की गई थी 15 मार्च 2006 को। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड, यानी कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा मिलेगा। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो UNHRC के अध्यक्ष यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो इसके अध्यक्ष हैं, तो इनका क्या नाम है? फ्रेडरिको विलेगास। तो इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फ्रेडरिको विलेगास। ये अर्जेंटीना के हैं, और ये जो है अध्यक्ष हैं UNHRC, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे UNHRC की हमने बात की है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की, और एक आपका होता है यूनाइटेड नेशंस, आपका शरणार्थी वाला होता है तो उसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन HCR। तो ये UNHCR अलग है और आपका UNHRC अलग है। तो UNHCR का मतलब क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। तो ये अलग है, और आपका UNHRC अलग है। तो UNHRC का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। तो इस वीडियो में हमने किसकी बात की है? UNHRC की हमने इसमें बात की, यानी कि मानवाधिकार परिषद की हमने यहाँ पे बात की है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका होने वाला है जियोर्जिया
मेलोनी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। जॉर्जिया मेलोनी जो है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इटली की राजधानी क्या है? तो इटली की राजधानी आपकी हो जाएगी रोम। याद रखिएगा, इटली की राजधानी रोम है। और रोम जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो इटली की जो राजधानी रोम है आपको टाइबर नदी के तट पर मिलेगी। टाइबर किस नदी के? तो टाइबर नदी के तट पर। और इटली की ऑफिशियल करेंसी यूरो है। क्या है? तो इटली की ऑफिशियल करेंसी आपको यूरो मिलेगी। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपसे एग्जाम में इटली की राजधानी पूछी जा सकती है और इसकी प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट है। ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है इटली की, तो इनका नाम तो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो इनका नाम आपके दिमाग में होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में इसरो ने अपने उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV Mark 3 का नाम बदलकर क्या रखा है? GSLV Mark 3 का नया नाम आपको बताना है अब क्या है। तो GSLV Mark 3 का नया नाम हो गया है LVM3। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, LVM3 जो है इसका नया नाम हो गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसरो की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसको हम बोलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलोर में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। कौन है? तो एस सोमनाथ जो हैं वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसरो के। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ जो हैं अध्यक्ष हैं इसरो के। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से पहला कॉमर्शियल मिशन के तहत अब तक के अपने किस सबसे भारी रॉकेट से ब्रिटिश कंपनी वनवेब के 36 ब्रॉडबैंड उपग्रहों को कक्षा में स्थापित कर एक नया इतिहास रचा है? तो इसरो का जो पहला कॉमर्शियल मिशन था, इसके तहत अब तक के सबसे भारी रॉकेट्स यानी कि GSLV Mark 3 से ब्रिटिश कंपनी वनवेब के 36 ब्रॉडबैंड उपग्रहों को कक्षा में स्थापित कर इसरो ने नया इतिहास रच दिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? GSLV Mark 3 से ये 36 ब्रॉडबैंड उपग्रह जो है कक्षा में स्थापित किए गए। ये किसके ब्रॉडबैंड उपग्रह हैं? तो ब्रिटिश कंपनी वनवेब के ये 36 ब्रॉडबैंड उपग्रह हैं जिनको सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया इसरो के द्वारा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और किस रॉकेट से किया गया? तो GSLV Mark 3 से किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यूरोपीय संघ के प्रतिष्ठित सखारोव फ्रीडम प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? यूरोपीय संघ का जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है सखारोव फ्रीडम प्राइज 2022, इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? युद्धग्रस्त यूक्रेन के लोगों को। किसको? तो युद्धग्रस्त यूक्रेन के लोगों को जो है प्रतिष्ठित सखारोव फ्रीडम प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके, अच्छा एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष आपके हो जाएंगे रोबर्टा मेट्सोला। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म किसे घोषित किया है? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है पाथेर पांचाली को, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं सत्यजीत रे। तो डायरेक्टर के नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं सत्यजीत रे और इस मूवी को पाथेर पांचाली को सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है। किसके द्वारा? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। पहली बार किस भारतीय कंपनी ने अपने हितधारकों के साथ जोड़ने के लिए मेटावर्स का इस्तेमाल किया है?
तो अपने हितधारकों यानी कि अपने शेयर होल्डर्स के साथ जुड़ने के लिए मेटावर्स का अब इस्तेमाल करेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज़, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक कौन है? तो मुकेश अंबानी हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने पेंशन भोगियों के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार ने अपने पेंशन भोगियों के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो भविष्य नाम से। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, भविष्य नाम से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो 2022 का जो 12वां डिफेंस एक्सपो था, इसका जो आयोजन है यह किया गया गांधीनगर में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में इस डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया अक्टूबर के महीने में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? इसकी इस वर्ष की थीम थी पाथ टू प्राइड। पाथ टू प्राइड इसकी थीम रखी गई थी इस डिफेंस एक्सपो की। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मल्लिकार्जुन खड़गे हाल ही में किसे हराकर कांग्रेस के 88वें अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो आपको पता होगा वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो ये किसे हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये जो है शशि थरूर को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का जो उद्घाटन है यह पंजाब में किया गया, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पंजाब आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में भारत की 27वीं महालेखा नियंत्रक कौन बनी है? इनका नाम आपको बताना है। भारत की 27वीं महालेखा नियंत्रक कौन बनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है भारती दास। तो ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारती दास जो है भारत की 27वीं महालेखा नियंत्रक बनी है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं हमारे भारत के CAG कौन है वर्तमान में? CAG मतलब आपका क्या हो जाएगा? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं ये वर्तमान में हमारे CAG है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। तो इनका नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं हाल ही में 27वीं महालेखा नियंत्रक कौन बनी है? तो ये बनी है, इनका नाम है भारती दास। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक CAG है यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो हमारे हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और एक हमारे GCA यानी कि महालेखा नियंत्रक। तो ये हमारी हैं भारती दास। ये 27वें क्रम की हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी करीम बेंजेमा को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बेलोन डी ओर पुरस्कार 2022 दिया गया? तो 2022 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है करीम बेंजेमा को, और ये फ्रांस के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इन्हीं को जो है 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बेलोन डी ओर पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ इसमें फ्रांस जो है उप विजेता टीम थी। फ्रांस को किसने फाइनल में हराया? तो फ्रांस को अर्जेंटीना ने फाइनल में हराकर 2022 का फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। तथा कतर में 2022 का फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था जिसको अर्जेंटीना ने जीता फ्रांस को हराकर। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में सौरव गांगुली की जगह BCCI के 36वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो BCCI के 36वें अध्यक्ष बनाए गए थे रोजर बिन्नी, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, रोजर बिन्नी। अगला प्रश्न है। रैपिड शतरंज टूर्नामेंट 2022 में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रैपिड शतरंज टूर्नामेंट 2022 में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं
डी गुकेश, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, डी गुकेश। और यहाँ पे मैग्नस कार्लसन जो हैं ये किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये नॉर्वे के प्लेयर हैं, नॉर्वे के खिलाड़ी हैं और इन्हीं को हराने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं डी गुकेश। इनकी उम्र कितनी है, तो डी गुकेश की उम्र है 16 साल 4 महीने और 20 दिन। तो विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं डी गुकेश। तो इनका नाम आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 था करंट अफेयर्स का, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके MTS और CHSL की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।